नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में एक और महत्वपूर्ण संगठन को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है G7 ग्रुप 7। ग्रुप 7 जो है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक माना जाता है। G7 जो है, G7 इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि दुनिया के जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं, उन विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर किस प्रकार से एक संगठन को बनाया जो कि बेसिकली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो उसकी पूरी हम यहां पर तहकीकात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ग्रुप 7 जो है, G7 जो है, उसमें किस प्रकार भारत को लगातार इन्वाइट किया जा रहा है। यहां तक कि ग्रुप 7 में 3 देशों को इनवाइट अभी लेटेस्ट किया जा रहा है 2021 के अंदर, जिसमें पूरी संभावना है कि ग्रुप 7 जो है वो D10 में तब्दील हो सकता है, डेमोक्रेटिक 10 के रूप में इसका नाम आ सकता है। तो उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे कि D7 D10 क्या है। तो वो पॉइंट भी आपका यहां पर बिल्कुल क्लियर होगा। आज हम ग्रुप 7 को हर पॉइंट से, हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले कैसे ये ग्रुप 5 था, फिर ग्रुप 5 से ग्रुप 7 कैसे बनता है, वो तमाम चीजें मैं आज आपके सामने विश्लेषित करने का पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों। इस क्रम में G7 से रिलेटेड और G8 से G7 वापस कैसे बनता है उसको भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत इसकी कैसे होती है और कैसे इसमें से रसिया को सस्पेंड किया जाता है। तो वो चीजें होगी। सबसे पहले मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूं कि हम इसमें क्या क्या करने जा रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले G7 मेंबर्स की फोटो कहां पर है, कहां पर G7 है। तो देखोगे सबसे पहले नंबर 1 ये रहा कनाडा, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। मतलब एशिया कॉन्टिनेंट से केवल एक देश है और यूरोप कॉन्टिनेंट से 4 देश हैं और नॉर्थ अमेरिका जो है उससे 2 देश हैं। ये मिलकर के कहलाते हैं G7। साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि G7 कैसे बना, उसकी एक पूरी तहकीकात हम करेंगे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होगा G5 से किस प्रकार G8 बना और G8 से कैसे वापस G7 बना, इसको भी करने का प्रयास यहां पर हम करेंगे। किस प्रकार 1973 में तेल संकट पैदा हुआ था और ये ऑयल क्राइसिस कैसे पैदा हुआ दोस्तों, कि एक्चुअल में अभी तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में 4 युद्ध हुए हैं। वो 4 युद्ध कब, कौन सा, कैसे हुआ, उसकी छोटी सी कहानी सुना करके मैं बताऊंगा कि कैसे 1973 में ऑयल क्राइसिस पैदा होता है और उस ऑयल क्राइसिस ने G7 की रूपरेखा बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा की थी। उसको बताने का प्रयास मैं यहां पर करूंगा। अभी लेटेस्ट जो आपको पता है G7 की समिट फ्रांस की बियारिट्ज में हुई, उसमें आप देख सकते हो फ्रांस के राष्ट्रपति को, इमैनुअल मैक्रो को, और ये कनाडा के प्रधानमंत्री है, बहुत यंग है, ये जर्मनी की चांसलर, ये उस समय डोनाल्ड ट्रंप आप देख रहे हो, ये जापानी, और ये बेसिकली इटली से है, और ये एक और हो गया ब्रिटेन, सॉरी ये ब्रिटेन से है, और ये एक देश और कौन सा रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी हम देख लेंगे कहां से ये है। तो ये G7 दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है, उसको भी मैं यहां पर बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद में G7 जो इंपॉर्टेंट है वो किस आधार पर है, उसकी पहली मीटिंग कहां पर होती है वो, और वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में इसका 40% योगदान है। मतलब मात्र 7 देश दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 40% कवर करते हैं, जबकि इनकी जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 110 है। 2014 से रसिया को इसे सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि क्रीमिया का जो एनेक्सेशन हुआ रसिया के द्वारा, उसका विलय जो है रसिया में हुआ, उसके कारण ये विवाद पैदा हुआ था। उसको बताने का प्रयास करेंगे। यूके इनवाइट्स इंडिया टू G7, और यूके ने मतलब 2021 में G7 की समिट जो है वो यूनाइटेड किंगडम में होने जा रही है, और जब ये यूके में होने जा रही है तो वहां पर भारत को बड़े सम्मानजनक तरीके से बुलाया गया है।
तो इस क्रम में वहां पर एक थीम, एक कॉन्सेप्ट आ रहा है D10 का। और ध्यान रखना, जो 5G टेक्नोलॉजी है, उस 5G टेक्नोलॉजी में किस प्रकार चाइना अपनी हुआई कंपनी के माध्यम से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उस 5G टेक्नोलॉजी के बाद दुनिया की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो इसलिए G7 उसमें क्या रोल अदा करेगा और G7 किस प्रकार से चाइना को काउंटर बैलेंस करना चाहता है, और इस क्रम में इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर किस प्रकार G7+3 इक्वल टू D10 डेमोक्रेटिक 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड किस प्रकार से एक नया रूप लेगा, उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है D10 क्या है, ये D10 का कॉन्सेप्ट कैसे है और किस प्रकार 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद दुनिया की तस्वीर बदल सकती है, दुनिया की इकोनॉमी में व्यापक चेंजेस देखने को मिलेंगे। उस समय हम क्या तैयारी में हैं, उस समय हमारी इंपॉर्टेंस क्या होगी, उन सब को लेकर एक और ऑर्गेनाइजेशन आपको भविष्य में दिखाई दे सकता है। वो G7 का चेंज रूप हो सकता है या G7 एक नए अवतार में आ सकता है जिसका नाम D10 हो सकता है। तो उसको भी हम देखने का पूरा प्रयास यहां पर करेंगे दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका, ये सब चीजें हम करेंगे। अब सबसे पहले स्टार्टिंग से करें इसको। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा G7 की शुरुआत होती है तेल संकट से। कैसे? आपको पता होगा दोस्तों कि 1948 में इजराइल बनता है और जैसे ही इजराइल फिलिस्तीन की जगह पर एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आता है और उसका बेग सपोर्ट इजराइल को जो था वो बेसिकली हमेशा से मिला यूएसए एंड यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। तो जब ऐसा हुआ तो ध्यान रखना दोस्तों, अरब देशों के बीच में, इसमें 6 अरब देश थे शुरुआत में, अरब देश वर्सेस इजराइल के बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है। और कुल मिला के अभी तक दोस्तों अरब देशों में उस समय लीडिंग कंट्री था सऊदी अरब, इराक, ये देश थे। टोटल 6 देश थे इजिप्ट के साथ मिलाकर के। ये 6 देश मिलकर के इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। अब जो फर्स्ट वार हुआ अरब इजराइल का, ऐसे करके टोटल फर्स्ट, सेकंड वार, थर्ड वार, और शायद आपको जानकर बहुत अचंभा हो कि एक तरफ तो अरब देश और वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट तेल निर्यातक देश, और एक छोटा सा देश इजराइल जो राजस्थान से 17 टाइम छोटा है, उसने इन अरब देशों को पराजित कर दिया। मतलब पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार इजराइल ने जीत लिया। दूसरा सेकंड वार जो हुआ, फर्स्ट वार होता है 1948 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1967 में और चौथा 1973 में। ऐसे करके अरब इजराइल के बीच जो वार हुआ, और ध्यान रखना इश्यू क्या था जिसको लेकर लड़ाई होती है, तो वो था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की ओरिजिन को लेकर, फिलिस्तीन के एग्जिस्टेंस को लेकर अरबों ने फिलिस्तीन का साथ दिया और अरब के खिलाफ, अरब देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में इजराइल के खिलाफ वार कर दिया। लेकिन चारों ही युद्ध में, स्पेशली पहले 3 युद्ध में इजराइल की जीत होती है। मतलब हर युद्ध में इजराइल जीतता है। इजराइल इसलिए जीतता है कि इसको बेग सपोर्ट मिला। किसका? तो इसको सपोर्ट बेसिकली मिलता है हमेशा यूएसए और यूके का। जब इनका सपोर्ट मिला, अब 1973 वो समय है जब दुनिया जो 2 पोल में डिवाइड थी उसका चरम था, उसका पीक था। और दुनिया में 2 पीक थे, यूएसए और यूएसएसआर, 2 सुपर पावर थी, और यूएसए इजराइल के पक्ष में था। तो जैसे ही फोर्थ वार शुरू होता है, फोर्थ वार 1973 में, तो अरब देश जो है वो बेसिकली यूएसएसआर से मदद मांगते हैं कि चूंकि आपका दुश्मन अमेरिका है और अमेरिका इजराइल के पक्ष में है, तो आप कम से कम हमारा साथ दीजिए। तो यहां पर रसिया, मतलब उस समय के यूएसएसआर ने अरब देशों से कहा कि क्या इंतजार कर रहे हो, उठाओ पत्थर मारो इनके,
किसके? अमेरिका के। तो अरब देशों ने कहा कि आपने क्या कहा दोस्त, हमें समझ में नहीं आया। तो यूएसए ने कहा, अरे मूर्खों, अरब देशों, तुम्हें ईश्वर ने सबसे बड़ी ताकत दी है तेल के रूप में। आप, दुनिया की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी हुई है, आप तेल की सप्लाई को बंद कर दीजिए, अमेरिका की आंखें अपने आप खुल जाएगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1973 में जैसे ही अरब इजराइल वार हुआ, उस वार के अंदर अरब देशों ने क्या किया? तेल की सप्लाई को बंद कर दिया। अरब देशों द्वारा तेल की सप्लाई बंद कर दी गई, और जैसे तेल की सप्लाई बंद होती है, उससे विकसित देश स्पेशली अमेरिका और जापान में एक प्रकार का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया, जिसको हम तेल संकट कहते हैं, ऑयल क्राइसिस कहते हैं, जिसको हम ऑयल क्राइसिस कहते हैं। और जैसे तेल संकट हुआ तो अमेरिका ने अरब देशों से कहा कि युद्ध किसी भी चीज का रास्ता नहीं है, युद्ध बंद कीजिए, युद्ध विराम कीजिए। मतलब 1973 का जो अरब इजराइल वार था, उसमें न अरबों की जीत हुई, न इजराइल की जीत हुई, बल्कि उसमें अमेरिका और जापान सहित औद्योगिक राष्ट्रों को तेल की सप्लाई बंद होने से व्यापक नुकसान हुआ। और आप देखिए, उस चौथे युद्ध के बाद अमेरिका ने कभी भी अरब और इजराइल के बीच में वार नहीं होने दिया, वार नहीं होने दिया दोस्तों। क्योंकि 1973 का जो ऑयल क्राइसिस पैदा हुआ था, उस ऑयल क्राइसिस से सबसे अधिक नुकसान अगर किसी देश को हुआ तो वो अमेरिका था। और इसी समय आप लोग ध्यान रखना, जब ऐसा क्राइसिस पैदा हुआ तो इन विकसित औद्योगिक देशों ने सोचा कि कोई ऐसा समाधान किया जाए कि दुनिया में अगर किसी प्रकार का कोई भी क्राइसिस पैदा हो तो हमें एकजुट होना चाहिए। तो ध्यान रखना, इसी ऑयल क्राइसिस के समय G5 का एग्जिस्टेंस सबसे पहले आता है। कुछ जगह G6 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में G5 थे। और ये G5 कौन थे? दुनिया के 5 विकसित औद्योगिक राष्ट्र थे। 5 विकसित औद्योगिक राष्ट्र, मैं कह सकता हूं 5 डेवलप्ड इंडस्ट्रियल नेशन, 5 औद्योगिक देश थे। और इन 5 विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर फ्रांस के रेनवाल्ट में 1975 में जिस संगठन की स्थापना की, उसे इतिहास में G5 के नाम से जानते हैं। उसे इतिहास में हम किस नाम से जानते हैं? G5 के नाम से। तो G5 की उत्पत्ति किस क्राइसिस के बाद होती है? तो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद में इसकी उत्पत्ति होती है। और उसमें 5 औद्योगिक राष्ट्र जो थे, उसमें आप लोग ध्यान रखना, वो 5 थे। अमेरिका, 5 जो देश थे, अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और ये 5 देश मिलकर की स्थापना करते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, 1976 के अंदर, 1976 में कनाडा और इटली भी इसमें शामिल हो गए। कुछ बुक्स में इटली को उसी के साथ दिया, ध्यान रखना, लेकिन ओरिजिन जो होता है वो G5 का 5 देशों के साथ होता है। तो सबसे पहले दुनिया के 5 विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर तय किया कि हमें एक ऐसा इनफॉर्मल अंतर सरकारी संगठन बनाना चाहिए कि जब भी दुनिया में कोई वैश्विक संकट आए तो हम बातचीत कर सकें। और उसी के बीच में G5 का एग्जिस्टेंस आता है। तो ये मैंने आपको कहानी समझाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा यहां से ग्रुप 7। तो सबसे पहले मैंने कहा दोस्तों, G7 जो सबसे पहले बनता है, उसमें 5 देश जो सबसे पहले आते हैं, वो 5 देश थे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। वो 5 देश आप देखोगे, सबसे पहले नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूके, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 जर्मनी और नंबर 5 जापान। ये सबसे पहले आते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि 1976 में 2 देश और शामिल होते हैं, उनका नाम इटली और कनाडा था। इस प्रकार ये G5 से शुरुआत होती है। और G5 का पहला सम्मेलन 1975 में कहां पर होता है? तो ये फ्रांस में होता है। और फ्रांस में उस जगह का नाम क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखना, 1975 में फ्रांस की एक जगह थी रेनवाल्ट।
उस रेनवोल्ट नामक जगह पर इसकी सबसे पहली समिट होती है। और इसका उद्देश्य क्या था G5 का? इसका उद्देश्य था वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, टू सॉल्व द ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए सबसे पहले G5 एग्जिस्टेंस में आता है। तो पहला पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है। सबसे पहले ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अब मैं एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए G7, G7 का सबसे पहले नाम क्या था? G7 का पान ला देना, G7 का सबसे पहले नाम था G5। ये G5 कौन से देश थे? तो ये G5 थे विश्व के 5 औद्योगिक राष्ट्र, 5 इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 5 औद्योगिक राष्ट्र, ये मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं। कब? 1975 में। कहां पर? फ्रांस के रेनवोल्ट नामक जगह पर। किस संकट के बाद इसकी स्थापना होती है? तो हम कहेंगे 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद। ऑयल क्राइसिस के बाद G5 जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो G5 का उद्देश्य था वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, टू सॉल्व द ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना इसका ऑब्जेक्ट था। ये पॉइंट ध्यान रखना। और उसमें बाद में जैसे ही 2 देश शामिल होते हैं G5+2 इक्वल टू बन जाता है G7। और G7 किसका होगा? विश्व के 7 औद्योगिक राष्ट्रों से मिलकर बनता है। और ये सातों के सातों जो है ये पूंजीवादी देश थे। ये कैसे देश थे? तो ये विश्व के पूंजीवादी, और मैं कह सकता हूं गैर साम्यवादी, पूंजीवादी औद्योगिक राष्ट्र थे, जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं। G7। और ये G7 में आप लोग ध्यान रखना, जब G7 बहुत अच्छा बन गया तब आपको बताया कि यही टाइमिंग है जब दिसंबर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो उससे 15 देश बने, लेकिन यूएसआर के विघटन से सबसे बड़ा देश जो उसका उत्तराधिकारी बना वो बना रसिया। और रसिया की हालत अच्छी नहीं थी। जब रसिया की हालात अच्छे नहीं थे तो रसिया इन G7 देशों की ओर देखने लगा कि हमें भी शामिल कर लो। अब जो G7 थे वो दोस्तों कैसे थे? G7 सबके सब पूंजीवादी थे। और रसिया आपको पता है एक प्रकार का साम्यवादी देश था, कम्युनिस्ट कंट्री था, तो कैसे शामिल कर सकते हैं? इसलिए 1991 के बाद रसिया ने काफी प्रयास किए, लेकिन रसिया को इन्होंने शामिल नहीं किया। जब रसिया ने बहुत सारी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज को अपनाया, पूंजीवादी नीतियों को अपनाया, तब जाकर के आपको पता है ये कहते हैं कि 1996 के अंदर G7+1 मतलब रसिया को शामिल किया गया और यह बन गया G8। और G8 प्रॉपर तरीके से जब एग्जिस्टेंस में आया तो वो साल था 1997। मतलब 1996 में कहा गया कि करेंगे शामिल, घोषणा हुई और G8 का मेंबर रसिया 1997 में बन गया। अब आपको पता होगा कि यूक्रेन का एक क्षेत्र था, मैं आपको बताना चाहूंगा मैप के माध्यम से। अगर यहां देखो आप, यहां पर ये रसिया और यहां पर यूक्रेन का एक क्षेत्र है जिसका नाम है क्रीमिया। ये क्रीमिया बेसिकली इलाका है किसका? यूक्रेन का। और यहां पर बड़े फोर्सफुली, आपको पता होगा इसकी कहानी में सुनाऊंगा, क्रीमिया ने पहले यूक्रेन से अपने आप को अलग करने की घोषणा की और बाद में क्रीमिया का विलय रसिया में हो गया है। इस बात को लेकर G7 G8 के 7 देश नाराज हो गए कि एक प्रकार से क्रीमिया जो यूक्रेन का पार्ट था उसका जबरदस्ती किसने अधिग्रहण कर लिया है, एनेक्सेशन कर लिया है, रसिया ने। इस घटना को पश्चिमी देशों ने नाम दिया क्रीमियाई संकट। क्रीमियाई संकट
क्रीमिया संकट। और वर्तमान में आपको पता होगा क्रीमिया किस देश का पार्ट है? वर्तमान में क्रीमिया जो है वो बेसिकली रूस का इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। इस बात को लेकर G8 के मेंबर्स नाराज हुए और G8 ने क्या किया कि क्रीमिया संकट जो 2014 में पूरा हुआ, 2014 में 2014 के अंदर G8 से रसिया को सस्पेंड कर दिया गया। रसिया को सस्पेंड कर दिया गया, इसलिए G8 2014 से G8 से वापस क्या बन चुका है? G7। G8 वापस बन चुका है G7। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये पॉइंट देखिए, सबसे पहले मैंने कहा ग्रुप 7। अब ग्रुप 7 में कौन कौन से देश हो गए? नंबर 1 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। कौन नहीं है आज की तारीख में? इसमें रसिया शामिल नहीं है। तो ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखोगे। आगे बढ़े हम। G5 से किस प्रकार से G8 बना और G8 से वापस कैसे G7 बना, ये पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी है। तो ये आप अपने तरीके से इस नोट्स को तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए तेल संकट क्या था 1973 का, जिसके बाद ये पूरा पैदा हुआ, G5 बनता है, उसको भी हमने कर लिया। अब आपसे पूछे कि लेटेस्ट जो है G7 की समिट 2019 में कहां पर हुई, तो 2019 में ये समिट जो है ये बेसिकली फ्रांस के अंदर होती है। और फ्रांस की उस जगह का नाम क्या था जहां पर ये हुई? तो उसका नाम था बियारिट्ज। उसका नाम था बियारिट्ज। वहां पर 2019 में ये समिट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, G7 दुनिया का एक महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है? इसका उत्तर यहां पे रहा। G7 में दुनिया के मात्र 7 देश हैं। इसकी पहली मीटिंग 1975 में हुई, लेकिन आज की तारीख में G7 रसिया को निकालने के बाद दुनिया की ग्लोबल जीडीपी का 40% कवर करता है। मतलब मात्र 7 देश हैं और दुनिया की जीडीपी का 40% कवर करते हैं। ये दुनिया की 1/10 पॉपुलेशन को कवर करते हैं। देखो पॉपुलेशन बहुत कम है, पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा इनकी जीडीपी है। और साथ ही साथ अगर 2014 में किस देश को इसे सस्पेंड कर दिया गया, तो रसिया को। तो यहां पर इस पॉइंट को वापस मैं कहूं आपको मेंस में कैसे लिखना होगा, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, विश्व के ये G7 विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है? तो उसका उत्तर नंबर आप जो पहले लिखोगे नंबर 1 उसमें आएगा, विश्व के 7 विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं। विश्व के 7 विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं। और विश्व के 7 विकसित औद्योगिक राष्ट्र है तो इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत मानी जाती है। बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था इनकी मानी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप इसमें ध्यान रखोगे G7 के अंदर कि G7 एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है। तो दूसरा, विश्व जीडीपी का ये 40% कवर करते हैं। वर्ल्ड जीडीपी का 40% इनके द्वारा किया जाता है। तीसरा, G7 द्वारा लिए गए निर्णय विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि G7 जो है उसमें 3 वीटो पावर भी है। 3 वीटो पावर कंट्री ऑफ किसके? ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूएन के 3 वीटो पावर यहां पर है। उसमें 3 में नाम किसका आएगा? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। और ये जो है इसके कारण, इन तीनों के कारण जो है इनका, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, इन सब पर इनका नियंत्रण है।
इन सब ऑर्गेनाइजेशन पर इनका बहुत ही अच्छा नियंत्रण है। यह पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ ह्यूमन इंडेक्स में हम देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो ये दुनिया के सबसे आगे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी सबसे ज्यादा, मानव संसाधन के विकास में इनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए भी G7 इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर कवर करना है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट ये आएगा। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो G7 देश हैं, ये G7 देश 2003 से लगातार विकासशील देशों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं? मतलब पहले ही हमारे से बातचीत तक नहीं करते थे, तो अब ऐसे हमारे में क्या खूबी है कि G7 देश जो लगातार हमें इनवाइट कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या हम बड़े हो गए? नहीं, आवश्यकता बड़ी हो गई, जरूरतें बड़ी हो गई। कैसे? तो मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि G7 में लगातार इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इन देशों को कंटिन्यूसली इनवाइट क्यों किया जा रहा है? क्या कभी आपने सोचा अगर ये इतने ही बड़े दिलदार होते तो 1975 से लेकर 2000 तक तो हमें इनवाइट नहीं किया, अब इनवाइट क्यों कर रहे हो आप? और यहां तक कि अब तो ये बात आ रही है कि G7 में 3 देशों को, जिसमें भारत सबसे आगे, उसको शामिल करके उसको D10 डेमोक्रेटिक 10 के रूप में तब्दील करने की बात भी चल रही है। ऐसा क्यों? इनवाइट क्यों किया जा रहा है? और इसी को मैंने यहां पर ये लिखा भी है, ये देखिए आप, ये G7 जल्दी ही हो सकता है D10 में तब्दील हो जाए। और एक पॉइंट में नहीं है, यूके इनवाइट्स इंडिया टू G7। कब? आपको पता है कि 2021 के अंदर G7 की बैठक जो है वो यूके में होने जा रही है और इसमें पूरा भारत को इनवाइट किया गया है। हालांकि हो सकता है कोविड-19 की वजह से इसको पिछली बार के अंदर, क्योंकि पिछली बार 2020 के अंदर ये समिट जो है अमेरिका में होने वाली थी, लेकिन वहां पर उसको पोस्टपोन किया गया कोविड की वजह से। और अब G7 2021 में जो हो रहा है उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है और यहां चर्चा व्यापक स्तर पे है कि G7 को D10 में चेंज किया जाए या G7+3 अर्थात ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान, D10 जिसमें 3 देशों को सम्मिलित करने की बात चल रही है। वो 3 कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि कैसे D10 जो है वो बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। D10 का मतलब होगा डेमोक्रेटिक 10। वो 3 देश कौन से होंगे? वो 3 देश होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। तो ये ऐसी क्या मतलब कहने का मतलब ये कि G7 जिसमें दुनिया के विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं, विकसित औद्योगिक राष्ट्र है, ये विकसित औद्योगिक राष्ट्र लगातार कुछ विकासशील देशों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं? विकासशील देशों को इनवाइट क्यों कर रहे हैं, इसका पहले मैं आपको उत्तर देता हूं और फिर G7 को D10 में तब्दील क्यों किया जा रहा है उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर ढूंढते हैं। यहां पर देखिए, G7 में 2003 से विकासशील देशों को इनवाइट क्यों किया जा रहा है? तो उसका उत्तर होगा नंबर 1, G7 का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। जैसे 1973 में तेल संकट पैदा हुआ तो उस तेल संकट का समाधान करना। G7 का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। आप इसके ऑब्जेक्ट पर सबसे पहले जाइए और जैसा कि हम लोग जानते हैं G7 का उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है और वर्तमान में
वर्तमान में आप अगर देखोगे वैश्विक चुनौतियां क्या क्या है, तो नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल डिजीज, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल टेररिज्म। मतलब आज की तारीख में ये जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, पहली बात तो G7 का ऑब्जेक्ट क्या है? वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना। और वर्तमान में जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान जो है वो G7 अकेले नहीं कर सकते। G7 अकेले नहीं कर सकते। अर्थात विकासशील देशों का सहयोग जरूरी है। विकासशील देशों का सहयोग जरूरी है। यही कारण है दोस्तों कि लगातार G7 में डेवलपिंग नेशंस को बुलाया जा रहा है। जैसे इसमें मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, ग्लोबल डिजीज की बात हो, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो, ग्लोबल टेररिज्म की बात हो, उन सब के अंदर विकसित देश अकेले वो काम को नहीं कर सकते। इसलिए आज की जो ग्लोबल चैलेंजेस है उसमें विकासशील देशों का सहयोग जरूरी है। इसलिए लगातार G7 देश जो है वो विकासशील देशों को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको बताया कि G7 जो है, G7 विकसित देश है, ये सबको पता है। G7 विकसित औद्योगिक राष्ट्र है, और विकसित औद्योगिक राष्ट्र है तो इनके यहां पर सड़कें बन चुकी हैं, हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। लेकिन फिर भी ये विकसित बने रहना चाहते हैं, और अगर इन्हें विकसित बने रहना है तो G7 देशों को विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था तक पहुंच बहुत आसान तरीके से बनानी होगी। विकासशील देशों तक पहुंच आसान करनी होगी, और वहां पर पहुंच आसान करके वहां की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना होगा। अर्थव्यवस्था और प्लस वहां पर व्यापक स्तर पर निवेश करना होगा। यह तभी संभव होगा जब आप G7 में विकासशील देशों को लेकर आओगे। इसलिए आप लोगों को पता है कि G7 में लगातार विकासशील देशों को इनवाइट किया जा रहा है। यह बिंदु आपको याद रखना चाहिए। यह बिंदु आपको याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से यह इंपॉर्टेंट पड़ रहा है। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, यहां पर एक बड़ा पॉइंट है कि विकासशील देशों में एक चाइना भी है, लेकिन ये जितने भी देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये चाइना की जो मल्टीनेशनल कंपनियां जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आने वाले वक्त में इनको चीन को काउंटर बैलेंस करना होगा। इसलिए चीन को प्रति संतुलित करने के लिए भी जो चीन के कंपटीटर्स हैं, जैसे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है, इनको लगातार संवाद के साथ रखना होगा। जापान तो हालांकि G7 का मेंबर ही है, तो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए भी ऐसा करना होगा। इसलिए ये G7, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ अगर वार करना है तो बिना विकासशील देशों के सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में सुधार करने हैं तो आप विकासशील देशों के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या का समाधान करना है तो उसमें विकासशील देशों के सहयोग की अत्यंत आवश्यकता होगी। इसलिए लगातार G7 में विकासशील देशों को बढ़ाया जा रहा है। इस क्रम में आप देखोगे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि G7 जो है, उस G7 में जो 2021 में ब्रिटेन के अंदर इसकी समिट होने जा रही है 2021 में, तो उसमें ब्रिटिश पीएम ने पहले से ही घोषणा कर दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। और ऐसे 2 सालों से बातचीत चल रही है कि G7+3, और ये +3 कौन से होंगे दोस्तों? तो इसमें 3 देश है। नंबर 1 साउथ कोरिया, जो एक बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, नंबर 2 इंडिया, और नंबर 3 जो है आपको पता है
ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर के बनते हैं D10। यहां पर D10 का मतलब होगा कि ये G7 और ये 3 देश ऐसे हैं जो दुनिया में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश माने जाते हैं। यहां पर एक प्रकार से मैं आपको बता दूं, इसको डेमोक्रेटिक इसलिए कहा जा रहा है ताकि किसी न किसी बहाने से चाइना को इससे बाहर किया जा सके, क्योंकि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। चाइना में केवल सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार है। वहां पर इलेक्शन केवल सीपीसी के होते हैं, सरकार के चुनाव नहीं होते हैं। इसलिए G7 चाहते हैं कि चाइना को, चीन को उसी के क्षेत्र में घेरा जाए, उसी के माध्यम से घेरा जाए। तो आप देख सकते हो यहां पर इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये पूरा एक ब्रेक बनता है यहां पर साउथ कोरिया के माध्यम से, ये वाला पूरा। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ये प्रयास किया जा रहा है कि इंडिया, साउथ कोरिया और जापान को शामिल करके चाइना को घेरने का प्रयास किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा, आज कहते हैं ना कि जितनी आवश्यकता विकासशील देशों को, विकसित देशों की है, उससे ज्यादा आवश्यकता तो विकसित देशों को विकासशील देशों की है। इस क्रम में आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों, वो चैलेंजिंग टास्क है आने वाले वक्त में कि चीन की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उसमें ये कंपनी का नाम आप देख रहे हो, हुआवे। हुआवे जो कंपनी है चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, जो बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। और आपको पता है इस कंपनी को यूरोप के कई देशों से बैन किया गया है, क्योंकि ये आम आदमी के डेटा को कलेक्ट करके आने वाले वक्त में यूरोपियन देशों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से चाइना 5G टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, कहते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी पर आज की तारीख में चाइना सबसे आगे है। और जैसा कि हमें पता होगा दोस्तों कि 5G टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्ट्रीम मानी जा रही है कि आने वाले वक्त में दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने में 5G बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और अगर चाइना इस 5G के अंदर लीड करता है, तो जैसे उसकी टाइमिंग दी गई है 2050 के आसपास, मैं कह रहा हूं कि चाइना पहले ही विकसित देशों को चैलेंज कर सकता है। इसलिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा ये चाहते हैं कि चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इसके जो प्रतिद्वंदी देश है उनको उठाया जाए। और उसमें सबसे बड़ा भारत है। भारत में आपको पता है 5G में वोडाफोन और एयरटेल में इतना दम नहीं है, लेकिन भारत की एक कंपनी रिलायंस जियो जो है, उसके पास पैसा भी है, अप्रोच भी है, टेक्नोलॉजी भी है। वो चाइना को एक धमाका देने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए यूके जैसे देश की नजर है भारत के ऊपर कि यूनाइटेड किंगडम मानता है, जैसे अभी आपको पता है इंडिया ने वैक्सीनेशन के अंदर कोविड-19 के वैक्सीनेशन में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो इंडिया की जो एमर्जिंग भूमिका है वो चाइना को काउंटर बैलेंस भी कर सकती है। उसके पास एक अच्छी इकोनॉमी भी है भारत के पास, इसलिए भारत का कद बढ़ रहा है। और ये रीजन है कि पिछले साल जब अमेरिका में चुनाव नहीं हुए थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि भारत को G7 में शामिल किया जाए। इवन मैं बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि G7 में रसिया को वापस जोड़ा जाए, यह भी कहा था। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। राह इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक तरफ भारत ब्रिक्स, SCO और इप्सा के माध्यम से विकासशील देशों के साथ मिलकर वन पोलर वर्ल्ड को काउंटर बैलेंस करने की बात कर रहा है। दूसरी ओर G7 में जाकर किस प्रकार वो D10 का पार्ट बन करके और चाइना को काउंटर बैलेंस करेगा। और साथ ही साथ आज की तारीख में रसिया चाइना के साथ खड़ा है और इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है रसिया। G7 देश ईरान के खिलाफ है, जबकि ईरान भारत के लिए तेल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन तमाम चैलेंजेस के बीच किस प्रकार G7 अपने आप को D10 में तब्दील करता है,
ये आने वाले भविष्य के गर्व का प्रश्न है, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो सकारात्मक पॉइंट है दोस्तों, वो सबसे सकारात्मक पॉइंट है कि भारत की बढ़ती हुई भूमिका, उसको हमें जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये मेरी क्लास जो थी वो समर्पित थी G7 के ऊपर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।